हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज का हमारा इंटरव्यू सेशन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे पीजीडीएससी कोर्स के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं सुमित यादव सर, जिन्होंने बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन किया है। कोर्स कंप्लीट किया इन्होंने एलएनआईपी ग्वालियर से। सर ने बीपीएड करने के बाद एनआईएस पटियाला से जूडो में डिप्लोमा कोर्स किया। सर के पास इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि सर ने जब पटियाला जो कोर्स चल रहा था डिप्लोमा का, उसमें सर गोल्ड मेडलिस्ट थे जूडो डिपार्टमेंट में। सर का जूडो में ब्लैक बेल्ट है, सेकंड डैन, और साथ में सर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2022 गुवाहाटी में हुआ था, वहां पे सर का ब्रॉन्ज मेडल है। तो सर के अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। आज के वीडियो में सर को स्पेशली आपके लिए बुलाया हूँ ताकि जो भी सर के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है एनआईएस पटियाला में एडमिशन लेने के लिए, जो भी पूरा डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे मैंने बताया आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आपने यहाँ से बीपीएड किया। बीपीएड करने के बाद आपने एनआईएस पटियाला से डिप्लोमा कोर्स किया। अब आप यहाँ पे एलएनआईपी ग्वालियर में एमपीएड कर रहे हैं। तो मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने कर रहा है तो मैंने क्या किया, जैसे बीपीएड किया, अब एमपीएड कर रहा हूँ। तो आपने ये चूज क्यों किया कि आप बीपीएड कर लिए, फिर डिप्लोमा कोर्स किए, फिर आप एमपीएड कर रहे हैं? मतलब कोचिंग लाइन से टीचिंग लाइन में आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा ना आपका स्पेसिफिकली रीजन? तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, मुझे आपने यहाँ पे इस यूनिक प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने पहले बीपीएड किया, फिर डिप्लोमा किया, फिर एमपीएड क्यों कर रहा? तो मेरा यही कहना है कि आपको अपना जो एक क्राइटेरिया है कि आप एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ कोच, आप दोनों जगह काम कर सकते हो। आप बीपीएड करने के बाद एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर भी लग सकते हो, आप डिप्लोमा करने के बाद एज अ कोच भी लग सकते हो। तो अभी आपके पास दोनों फील्ड खुली हैं। क्या होता है कि बीपीएड करने के बाद आप एलिजिबल होते हो टीजीटी के लिए। हाँ सर। और एमपीएड करने के बाद आप एलिजिबल होते हो पीजीटी के लिए। बट बीच में आप डिप्लोमा कर लोगे तो आपकी एक एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ सर। फर्स्ट एक आप टीजीटी भी कर सकते हो, उसके बाद आप कोच भी बन सकते हो। तो अभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर इस 2 साल के बीच में जब मेरा एमपीएड चलता है उसके बीच में अगर कोई जॉब आती है तो मैं एलिजिबल हूँ उसके लिए, एज अ कोच में काम कर सकता हूँ। जैसे रिसेंटली राजस्थान में एक वैकेंसी आई है एज अ कोच, उसमें जूडो कोच की 5 सीट्स हैं। तो उसमें मुझे एक फायदा है, मुझे एक एडवांटेज है, मैंने बीपीएड अपना कंप्लीट कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं एज अ कोच वहाँ पे लग सकता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी बढ़ गई मेरे को कि मैं एज अ कोच वहाँ पे लग सकता हूँ, इवन मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही। अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फ्री है मेरा माइंड कि उसके बाद मैं कोच भी बन सकता हूँ, एज अ पीजीटी भी बन सकता हूँ। तो मतलब ये मेरा सर, मानना है। आपका मतलब स्कोप खुल गया एक तरह से देखा हाँ, जाए हाँ, तो। जैसे मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, तो अब हम हमारे लिए उतना स्कोप कम रहेगा ना। जैसे मान लीजिए आपने बीपीएड किया, फिर साथ साथ आपके पास कोचिंग का भी डिप्लोमा है, यस यस। तो आपको मतलब पहले प्रेफरेंस मिल जाएगा ना कहीं हाँ, भी। हाँ। और आपके साथ गवर्नमेंट जॉब जितने भी आ रहे हैं, आप बीच में एलिजिबल भी रहेंगे, टेंशन फ्री रह सकते हैं। Yes, ये फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स 2 लाइंस है हमारे हाँ पास। सर। तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन में भी जा सकते हो, आप कोचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। हाँ। अब एमपीएड पहले ये था कि बीपीएड एमपीएड किया तो आप तो फिजिकल एजुकेशन फील्ड में जा पाओगे। हाँ। अभी आपके पास डिप्लोमा भी है तो आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं। हाँ। तो आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो। नहीं, ये एक बेनिफिट है हमारे पास। तो ये तो आपके मन में भी डाउट आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन को पहले ही पूछ लेता हूँ आगे वीडियो पे डिस्कशन करने से पहले। तो सर, अच्छा लगा आपने ये बताया। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जो मान लीजिए नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में एडमिशन होता है डिप्लोमा कोर्स के लिए, हाँ, वहाँ पे जो उसका एडमिशन क्राइटेरिया रहता है, क्या रहता है, मतलब आप डिटेल में बता सकते हैं? हाँ, मैंने डिप्लोमा किया है तो मुझे मैं पूरे प्रोसीजर से गुजरा हूँ एक तरह से। हाँ सर। तो मुझे पूरा प्रोसीजर पता है क्या होता है, एज अ कैंडिडेट मुझे पता है कि क्या फील होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अलग अलग गेम के ना अलग अलग सेंटर्स हैं इंडिया में। 4 सेंटर्स हैं। हाँ। पटियाला, कोलकाता, बैंगलोर और एक तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ओनली 2 गेम है, कनोइंग एंड कयाकिंग। बैंगलोर में वॉलीबॉल है, स्विमिंग है और अदर गेम्स भी हैं। वहाँ पे ट्रैक भी है और हॉकी भी है। कोलकाता में अलग गेम है और पटियाला में अलग गेम है। तो मेरा जो गेम है वो जूडो है, वो सिर्फ पटियाला में ही है। तो मैंने वहाँ एक्वायर किया और वहाँ से अपना डिप्लोमा पूरा किया। हाँ, मतलब एनएस के 4 ब्रांच हैं अलग अलग जगह। हाँ हाँ, वो अलग अलग नाम से हैं। एनएस पटियाला है, अब एनएसईसी करके भी है एक बैंगलोर में, और एलएनसीपी करके तिरुवनंतपुरम में है। रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे एलएनआईपी के 2 सेंटर है ना, ग्वालियर और गुवाहाटी। ऐसे ही एनएस डिप्लोमा आपको एनएस पटियाला से मिलता है। बट आपकी जो है 4 रीजन है ना, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दे सकते हो आप। और हॉकी और एथलेटिक वालों को फायदा है
ये फायदा है कि अगर आप हॉकी या एथलेटिक्स से हो तो आप बैंगलोर से भी कर सकते हो, आप पटियाला से भी कर सकते हो। ड्यूरिंग ऐसा होता है सर कि रैंक के हिसाब से मिलता है पटियाला? नहीं, ड्यूरिंग आपका चॉइस रहता है वो? हाँ, ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसीजर ना, ये आपको देते हैं, आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे। वो मैं भी आपको बताऊंगा जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें किस टाइम पे प्रेफरेंस मांगते हैं आपसे। हाँ। तो मेरी जो डिप्लोमा की जर्नी थी ये स्टार्ट हुई थी जून 2022 में। तो सबसे पहले उस टाइम फॉर्म निकले थे जून के टाइम में ही निकले थे। कौन से महीने में आया था सर फॉर्म इसका? अभी तो मेरे टाइम पे जो था 2022-2023 बैच जो था उसमें प्रोसीजर थोड़ा लेट चल रहा था। हाँ सर। तो उस टाइम आए थे जून जुलाई में। हाँ। बट अभी क्या हो गया, अभी साइकिल जो है वो नॉर्मल हो गई। हाँ, कोविड की वजह से जो डिस्टर्ब हुई थी वो अब नॉर्मल हो गई है। तो अब आते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में। मार्च स्टार्टिंग से अप्रैल मिड और एंड तक इसके फॉर्म चलते हैं। ठीक है। तो आप तब भर सकते हो। तो अभी मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी जून 2022 में स्टार्ट हुई थी। तो हम आपको लेके चलते हैं 2022 में। तो सबसे पहले तो मैंने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन खत्म की थी बीपीएड जून 2022 में, और एक फॉर्म निकले थे NSNS से, nsns.gov.in पे। हाँ मतलब वो तो बता देंगे सर, जैसे फॉर्म आएगा तो हम जैसे YouTube पर वीडियो बना के बता देंगे। वो आप इन्फॉर्म करते रहते हो बीच बीच में जो फॉर्म आते रहते हैं। तो सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि जब भी फॉर्म आएंगे वो फॉर्म आने के बाद आपको 10th 12th आधार कार्ड और आपकी जितने भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपके अपलोड होंगे फॉर्म के साथ। ठीक है, एक फोटो और एक सिग्नेचर भी। तो ये सब आप फॉर्म अब अप्लाई कर देंगे। उसके बाद 1500 इसकी फीस है। वो फीस सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मतलब फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपए देना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो। तो सर ये तो बात हो गई मतलब कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। अब मतलब जो उसका एडमिशन क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या चाहिए मुझे, जैसे मेरिट लिस्ट बनता है, क्या फिजिकल टेस्ट होता है, तो ये सब के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ, उसके बारे में बताते हैं कि उसके बाद सबसे पहले तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद एक लिस्ट निकलेगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद भी एक लिस्ट निकलती है जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं। उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड निकलेगा। वो एडमिट कार्ड में CBT बेस्ड का एग्जाम होगा। उसके बाद आप एग्जाम में आता है आपका पहले तो 25 मार्क्स का आपका स्पेसिफिक गेम का आएगा। मतलब टोटल कितने मार्क्स का होता है सर एग्जाम? टोटल ये प्रोसीजर जो होता है वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। जिसमें से कि आपके 20 मार्क्स होंगे स्पोर्ट्स अचीवमेंट के, 10 मार्क्स होंगे आपका इंटरव्यू जो ऑनलाइन होगा। ठीक है, और उसके बाद 10 मार्क्स आपके लगेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, और बाकी जो 60 मार्क्स होंगे वो आपके लगेंगे एग्जाम बेस्ड। CBT बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा उसके बेस पे होंगे। तो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड आया, आपने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद एलिजिबल हुए आप। एलिजिबल होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आया। जब एडमिट कार्ड आ गया तो वो डेट देंगे, स्पेसिफिक डेट देंगे, और आपने जो सेंटर भरा होगा उस पर आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर CBT बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो उसमें आप ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसमें आपके 25 जो है वो स्पेसिफिक गेम के होंगे। जैसे इन माय केस मैंने जूडो से अपना डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था। जैसे आप हॉकी से करोगे तो आपके हॉकी के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो 35 मार्क्स के हैं, 60 - 25 35 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कोई जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड आपका जैसे जनरल नॉलेज हो गया आपका, जनरल नॉलेज हो गया आपका, फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हो गया, फिर कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होती है उसमें वो डिवाइडेड रहते हैं। ये 4 सेक्शन में आपके जो 35 मार्क्स है वो डिवाइडेड रहेंगे। उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आउट ऑफ 60 आपके मार्क्स आएंगे। उन मार्क्स के बाद आपका फिर आएगा इंटरव्यू के लिए कॉल। सर इंटरव्यू जाने से पहले जैसे सर ने बताया जो 100 मार्क्स का आपका जो प्रोसेस रहता है, तो उसमें सर ने 3-4 क्राइटेरिया बताया। सबसे पहले सर आपने बताया सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स रहते हैं। कितने मार्क्स रहते हैं सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के? स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 20 मार्क्स रहते हैं। और सर ऐसा भी है क्या जो बच्चे को मतलब सबके मन में डाउट आता है कि सर मैंने एक ऑल इंडिया चाहिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, 2 इंटर यूनिवर्सिटी, मतलब इस पे फोकस थोड़ा पहले कर सकते हैं? हाँ, आपको फॉर्म भरने के एलिजिबल होने के लिए आपको एक इंटर यूनिवर्सिटी चाहिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास 2 जूनियर नेशनल रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर ऑल इंडिया इंटरपुलिस गेम होते हैं ना, वो हो तो आपने रिप्रेजेंट किया। हाँ सर, मतलब एक तो होता है इंटरनेशनल एथलीट्स का अलग से होता है कोटा। हम बात कर रहे हैं जो हमारे जैसे लोग जैसे जाएंगे वहाँ पे, तो हमको क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए? जैसे इसमें 3 कैटेगरी बनती है। हाँ, टोटल जो है 3 एलिजिबल कैटेगरी बनती है आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट पे। फर्स्ट हो गया आपका इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन आती है 10+2। मतलब आप 10+2 के बाद कर सकते हैं। 10+2 के बाद आप अपने एलिजिबल डॉक्यूमेंट जो है जैसे और वो सर वही कर सकते हैं ना 12 के बाद इंटरनेशनल प्लेयर होने हाँ,
इंटरनेशनल में भी है, ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर आप वर्ल्ड चैंपियन खेले हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हो सीनियर की, या फिर आप एशियन गेम्स या कॉन्टिनेंटल गेम्स खेले हो आपने, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप खेली हो आपने, ये सब उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी नेशनल प्लेयर्स की। नेशनल प्लेयर्स में आ गया आपका जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, और अपने नेशनल गेम्स जो होते हैं, फिर आपकी सीनियर या जूनियर चैंपियनशिप, इस ये। और थर्ड कैटेगरी आती है आपकी नॉर्थ ईस्ट प्लेयर्स की। नॉर्थ ईस्ट वालों के अलग से क्राइटेरिया बना है, उनकी अपनी एक अलग से कैटेगरी बनी है। अब नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए अलग से स्पेशली इसलिए बनाई क्योंकि वहाँ को एक प्रमोशन देना है, एक उस एरिया को ही प्रमोट करना है, इसलिए उनकी अलग से एक कैटेगरी बनाई गई है। और उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते हैं नॉर्थ ईस्ट गेम्स के, जो आपके भी नॉर्थ ईस्ट गेम्स होते हैं ना, उनमें आपका या तो मेडल हो या फिर 2 टाइम पार्टिसिपेशन। मतलब सर आपने अब तक बताया कि जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है उसका वेटेज 10 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है। उसमें से अगर आप ओलंपिक प्लेयर है तो आपको 20 मिलेंगे, हाँ। और आप थोड़ा नीचे हैं या फिर ओलंपिक मेडलिस्ट है तो 20, ओलंपिक प्लेयर है या फिर इंटरनेशनल प्लेयर है तो आपको 15 मिलेंगे, और आप अगर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे इन माय केस मैं एक जूनियर नेशनल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडलिस्ट भी हूँ, प्लस मेरे पास मैं ऑल इंडिया भी खेला, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, तो मेरे को 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो आपको मार्क्स का क्लियर हो गया, सर्टिफिकेट कितने मार्क्स रहते हैं, 20 मार्क्स रहते हैं, जो आपका 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बनता है। अब सर 20 मार्क्स के बाद जो अगला क्या क्राइटेरिया रहता है? अगला क्राइटेरिया रहता है हमारा 10 मार्क्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब मैंने क्या किया है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जैसे बीपीएड किया है, एमपीएड किया है, पीएचडी की है, तो उसके बेस पे भी अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। क्या मिलता है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने सिर्फ बीपीएड किया है, तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10। आपने जब यहाँ से बीपीएड करके गए थे एलएनएपी कॉलेज से, तो आपको 3 मार्क्स मिले थे इसमें से 10 में से। मैंने जैसे बीपीएड यहाँ से किया था तो मेरे को बीपीएड के 3 मार्क्स ऐड हुए थे। अगर मैं यहाँ से बीपीएड एमपीएड दोनों करके जाता तो मेरे को मिलते 2 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते मेरे एमपीएड के, तो 3 + 2 5 मार्क्स हो जाते हैं। और मैं यहाँ से पीएचडी करके जाता, पीएचडी के बाद अगर डिप्लोमा करता तो मेरे को 10 मार्क्स मिलते आउट ऑफ 10। तो अब तक हमने कवर कर लिया सर, 20 मार्क्स का हो गया आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 10 मार्क्स का हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मार्क्स, तो 30 नंबर हो गया 100 में से। अब अगला सर क्या क्राइटेरिया क्या रहता है? अगला आता है हमारा वर्चुअल इंटरव्यू, मतलब 10 मार्क्स का ऑनलाइन 10 मार्क्स का वर्चुअल इंटरव्यू होता है, और उसमें बैठता है 4 से 5 लोगों का पैनल बैठता है। ऑनलाइन होता है सर, घर बैठे बैठे की जाना पड़ता है? ऑनलाइन होता है वो, वर्चुअल में ऑनलाइन ही हमारा इंटरव्यू होगा। उसमें क्या होता है, हमारे 4 से 5 पैनल में बैठते हैं अपने जो एनआईएस की जो अथॉरिटी है। सर तो उसमें बता सकते हैं सर कैसा क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमसे? उसमें आपसे उसमें आपसे पूछेंगे जनरल आपका फिजिकल एजुकेशन का जो फील्ड का आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। जैसे मेरे से पूछा था कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब आपसे पूछेंगे। आप मेजरली उसमें एक स्पेसिफिक बैठा होता है, एक इंटरव्यू लेने बैठा होता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। स्पेसिफिक एक बंदा वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए ही बैठाते हैं, और 2 आपके होंगे अपने गेम स्पेसिफिक, जितने भी गेम स्पेसिफिक इंटरव्यू। मेरे केस में जैसे 2 कोचेज है वहाँ पे, तो वो दोनों कोचेज बैठे थे, वो अलग अलग विंडो खुलती रहेगी आपके स्क्रीन के सामने। और एक वहाँ के डायरेक्टर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी बैठते हैं उस इंटरव्यू में। तो टोटल आपके 2 गेम के हो गए, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 2 लेक्चरर, टोटल 5 का पैनल बनता है, 4 से 5 का पैनल। कितने मिनट तक से चला था आपका इंटरव्यू? मेरा तो इंटरव्यू थोड़ा लंबा खिंच गया था, मेरा इंटरव्यू था 20-25 मिनट पूरा इंटरव्यू चला था, बट जनरली आपसे 15 मिनट ले। तो फाइनल में जो आपका मार्क्स पता चला आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिलते हैं? ये डिस्क्लोज नहीं करते कि कितने मार्क्स मिले। अच्छा। बस वो ये दिखाते हैं कि आपके सीबीटी बेस कितने मार्क्स बने, और उसके बाद आप एलिजिबल हो या नहीं, बस ये दिखाते हैं आपको इंटरव्यू में। तो सर अब तक हमने 4 चीजें कवर कर ली, 3 चीजें कवर करी है। 20 मार्क्स का हो गया आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 10 मार्क्स का क्या हो गया आपका, फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और फिर नेक्स्ट 10 मार्क्स का वर्चुअल इंटरव्यू। तो 40 मार्क्स ये हो गया, बचा 60 मार्क्स। हाँ, बाकी जो 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, जिसके बारे में आपने बताया। उसमें मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें से 25 आपका स्पेसिफिक गेम का होता है, 35 आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होते हैं। सर ये आपका 100 मार्क्स का मेरिट लिस्ट बनता है। हाँ, और सर इसके बाद कुछ फिजिकल टेस्ट का होता है? यस हाँ, इसका फिजिकल टेस्ट भी होता है। जब आपका इंटरव्यू हो गया, अचीवमेंट के मार्क्स लग गए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स लग गए, आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न होने के बाद सीबीटी होने के बाद एक आपकी मेरिट लिस्ट बनती है।
एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की ना एक लिस्ट निकलती है। तो इन जितनी भी सीट होती हैं उसमें से वो तो रहते ही हैं 30 लोग, जैसे जूडो में 30 सीट है तो 30 बच्चे तो एलिजिबल रहेंगे देंगे। हाँ। उसके तो रिजर्व में भी कुछ बच्चे रहते हैं, अगर किसी रीजन से वो 30 बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो रिजर्व में से वो ले लेते हैं बच्चों को। तो फिजिकल टेस्ट में सर क्वालिफाइंग होता है ना? हाँ, फिजिकल टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। अभी हमने पूरा प्रोसीजर हो गया, हमारी लिस्ट निकल आई, उसके बाद वह हमें कॉल करेंगे, वो लिस्ट निकाल देंगे सीधे। अब उसमें आप नाम देखिए, अगर आपका नाम है तो आप उस सेंटर पे पहुंच जाइए, आप उस टाइम वो डेट दे देते हैं, इस डेट से इस डेट तक आपका फिजिकल होगा। एडमिट कार्ड टाइप आता है? हाँ, एडमिट कार्ड टाइप का आता है, वो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं कि आपका इस तारीख से इस तारीख तक जूडो का, इस तारीख मतलब मान लीजिए 1 से 5 तक अगर फिजिकल चलेगा तो 2 से 3 जूडो का चलेगा। गेम वाइज होता है, गेम वाइज ही होता है, जैसे 3-4 गेम ये एक साथ ले लेते हैं। तो सर जो फिजिकल टेस्ट आपका होता है, क्वालिफाइंग होता है, तो उसमें मतलब होता है ना कुछ इवेंट्स होते होंगे? यस, टेस्ट बैटरी। हाँ। तो कितने होते हैं सर? इसमें 5 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये फिजिकल जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, उसमें 5 बैटरीज होती हैं। 5 बैटरीज में से एक है 30 मीटर फ्लाई, 30 मीटर फ्लाई रन होगा, 6 into 10 मीटर स्प्रिंट होगा, सेकंड ये होगा आपका, थर्ड होगा 1600 मीटर रन, हाँ। उसके बाद होगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा आपका, उसके बाद आपका बेंड एंड रीच होगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। उसके अलग अलग नॉर्म्स हैं, वो आपको सर बता देंगे क्या क्या नॉर्म्स है आपके। ठीक है, तो जो आपका सर ने बताया फिजिकल टेस्ट का 5 इवेंट्स होते हैं, सर ने बता दिया आपको 5 इवेंट्स के बारे में। अगर आपको इससे एक नॉर्म्स होता है जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपको ये जो भी NS जो डिप्लोमा कोर्स का है, जो इसका ब्राउजर है, मैं आपको डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर इसका PDF डाल दूंगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वहां से जाके आप PDF को अच्छे से रीड करके और अच्छा जानकारी खुद से पढ़ के ले लीजिएगा। तो सर हमने तो बात कर लिया जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया होता है अच्छे से डिटेल में। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, तो सर आप हमें ये बता सकते हैं कि NS पटियाला में फूडिंग और लॉजिंग की क्या फैसिलिटीज रहती है? NS पटियाला में आपको पहले तो कोविड से पहले के टाइम में जो है आपको फूडिंग और लॉजिंग दोनों मिलती थी, बट अभी कोविड के वजह से थोड़ी प्रिकॉशन लेने शुरू किए उन्होंने और फूडिंग और लॉजिंग दोनों ही बंद कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से वही बात आती है, सेंटर वाइज अलग अलग फैसिलिटीज हैं। पटियाला में आपको फूडिंग लॉजिंग नहीं मिलेगी, बेंगलोर में आपको फूडिंग लॉजिंग नहीं मिलेगी, तिरुवनंतपुरम में आपको फूडिंग लॉजिंग नहीं मिलेगी। एक ऐसा सेंटर है कोलकाता में ऐसा सेंटर है जो आपको फूडिंग लॉजिंग भी देंगे की फैसिलिटीज भी देंगे। अब जो फीस है वो है 58, जो मेरी फीस गई थी वो गई थी 59,800 रुपीज, बट उसमें फूडिंग लॉजिंग का कहीं जिक्र नहीं था, कुछ मतलब नहीं सर था। जो 59,000 आपने बताया वो हाँ, पूरे साल का था? पूरे साल का था, इसमें सेमेस्टर वाइज रहता है लेकिन वो फीस एक साथ ही लेते हैं। पूरी फीस एक साथ ही लेते हैं। अभी 59,800 में फूडिंग लॉजिंग इंक्लूड नहीं है। अभी जो बैच चल रहा है उसमें भी सेम फीस है बट कोई फूडिंग लॉजिंग इंक्लूड नहीं है। आपको रहना और खाना खुद अपने पास से करना पड़ेगा, अपने पास से ही खाना पड़ेगा, अपने पास से ही रहना पड़ेगा। तो सर आप लोगों को मतलब आपने जो कोर्स किया, आप तो पटियाला से किया, तो वहाँ पे आपको कितना खर्चे पड़ गया था अप्रोक्स पूरा ये कोर्स करने में? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि अगर आपको कितनी फैसिलिटीज, मतलब कितना लग्जरी चाहिए, कितनी फैसिलिटीज चाहिए। वहाँ आपको रूम 10,000 के भी मिल जाएंगे, आपको 2,000 के भी मिल जाएंगे, 4,000 के भी मिल जाएंगे, वो वैरायटी रहती है। शेयरिंग में भी रह सकते हैं, शेयरिंग में भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। तो ये आपको अगर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फूडिंग का भी आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाना चाहते हो। अगर आप टिफिन लगवाना चाहते हो, टिफिन सर्विस भी अवेलेबल है वहाँ पे। और अब वहाँ पे क्या गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी आपकी फैसिलिटीज है, आप वहाँ भी खा सकते हो और आप अपना खुद का बनवा के भी खा सकते हो। जी सर। तो ये तो बात हो गई फूडिंग और लॉजिंग के बारे में। अब सर अब आप अपना मतलब कम शब्दों में थोड़ा एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो आपने डिप्लोमा कोर्स किया है NS पटियाला से, उसके बारे में? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। मुझे अपनी चीज़ें मैनेज करना सीखा और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिली। बहुत डीपली मुझे अपने गेम के बारे में सीखने मिला, रेफरिंग के बारे में सीखने मिला, आपके कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कॉम्पिटिशन। थ्योरेटिकली भी मैंने पढ़ा अपने गेम को और प्रैक्टिकली भी मैंने अपने सीखा अपने गेम को। सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करते हैं। एज अ कोच आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, थ्योरेटिकल भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस आना चाहिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि आपको कैसे चीज़ें अपनी मैनेज करनी, क्योंकि वहाँ पे आपको खाना खुद का करना है, अपनी डाइट खुद लेनी है, रहना खुद का करना है, आपको रेंट भी देखना है, आपको पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट आपके पास आएगा घर से, वो आपको खर्च करना है, कैसे वाइजली खर्च करना है। अगर ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में सारे पैसे खर्च कर दिए फिर लास्ट में दूसरों से मांग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
आपको मैनेज करके चलने, आपके जो पैसे हैं उनको कहाँ कितना यूज़ करना है वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। जैसे कि फूड अपना खुद का करना है तो उसमें डाइट का लिखना पड़ेगा आपको रहने का करना है, ये सब चीज़ें रहती हैं, आपको मैनेज करना बहुत अच्छे से है। क्योंकि यहाँ मतलब पे आप बीपीएड एक में तरह क्या से हाँ घर से बाहर निकल गए तो बीपीएड में क्या है, बीपीएड में तो एलएनआईपी में या फिर कुछ और जगह हॉस्टल्स होते हैं तो वहाँ फायदा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं रखी रखाई, खाना आपको खुद में बना हुआ मिल जाएगा। बट वहाँ पे आप बाहर रहोगे, अनजान लोगों के बीच में रहोगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 20-25 दिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो सुबह के टाइम जाना, दोपहर के टाइम जाना, फिर शाम के टाइम जाना, 3 टाइम जाना। मतलब इंस्टीट्यूट के बाहर आप रह रहे हो और अंदर आप जाओगे, फिर क्लास लेके वापस आओगे, तो आपका ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो उसमें आपको डाइट भी थोड़ी सी मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, बट बाद में आप धीरे धीरे थोड़ा सा घुलोगे मिलोगे तो लोगों के साथ तो आपका हो जाएगा मैनेज, बट स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रगल रहती है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो अब हमने बात कर ली सर से, जो भी सर का एक्सपीरियंस था NSNS पटियाला का। अब सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कुछ आप जैसे मान लीजिए डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो लास्ट में आपका इंटर्नशिप कुछ प्रोग्राम होता है। हाँ, 2 महीने का हमारा हाँ। इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है 30 डेज का। उसमें आपको 2 महीने में आपको एक सेंटर पे भेजेंगे, वो साई का सेंटर होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर होगा। उसी में आपको बच्चों को सिखाना होगा, किसी हेड कोच होगा उसके अंडर आपको इंटर्नशिप करनी होगी। और लास्ट 2 महीने के लास्ट में, 2 महीने जब आपके कंप्लीट होंगे उसके एंड में आपको एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। जो कोच है वो आपकी रिपोर्ट बना के देगा और वो आपको सबमिट करनी होगी अपने सेंटर पे। और उसके बाद जो एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे इंटर्नशिप करने के आपको पैसे मिलते हैं। पे देते हैं। हाँ, वो NSNS आपको पे करता है इंटर्नशिप करने की। जैसे हमारे बैच में क्या हुआ था, हमारी 1 महीने की इंटर्नशिप हुई थी स्कूल्स में और 1 महीने की इंटर्नशिप हुई थी हमारी कोई भी साइंस सेंटर में, अकेडमी में, किसी भी साइंस के सेंटर में। तो उसका हमें 15,000 रुपये पर मंथ जो था वो पे मिला था। अब वैसे हमारे साथ क्या हुआ था, हमारा जो बैच है उसमें जो स्कूल्स में हमने जो जॉब की थी, जो इंटर्नशिप की थी, उसका हमें चार्जेस नहीं मिला था क्योंकि वो जो स्कूल थे वो पटियाला के ही स्कूल थे, तो उसमें उन्होंने कोई हमें पे नहीं किया था। बट सेकंड मंथ की जो इंटर्नशिप थी वो हमारी साइंस सेंटर्स में थी, कई अलग अलग सेंटर्स में थी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं। तो सर आप कहीं भी जा सकते हैं कि मतलब उन लोग भेजते हैं, ऐसा कुछ रहता है? वो अपनी मर्जी से कहीं भी भेज सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी भेज सकते हैं, साउथ भी भेज सकते हैं, नॉर्थ में भी भेज सकते हैं, वो कहीं भी भेज सकते हैं, उनकी मर्जी है जहाँ भेजना चाहें। तो ये तो बात हो गई सर इंटर्नशिप के बारे में। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहेंगे सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है NSNS से डिप्लोमा करने के बाद, तो क्या आप बता सकते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है NSNS से डिप्लोमा करने के बाद। जॉब अपॉर्चुनिटीज में ये है कि आप एज अ कोच कहीं भी लग सकते हो, आप एज अ कोच कहीं भी लग सकते हो, आप असिस्टेंट कोच लग सकते हो, हेड कोच लग सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेट में आपकी जो स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होता है, तो उसमें आप अपना कोच लग सकते हो। उसी स्टेडियम में अपने स्टेट गवर्नमेंट से कोच लग सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं 1 साल की। उसके बाद सेंटर पे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, उसमें आप कोच लग सकते हो। पहले आप असिस्टेंट कोच लगेंगे, उसके बाद फिर प्रमोशन होकर हेड कोच लगेंगे, असिस्टेंट के बाद हेड कोच लगेंगे। मतलब सर ये कोचिंग का हब बोलते हैं NSNS पटियाला को। हाँ। क्या आप जब वहाँ पे कोर्स कर रहे थे तो आपको ऐसा फील हुआ, जैसे वहाँ बोलते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं कुछ? बहुत अच्छे इक्विपमेंट है वहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपोजर है प्लेयर्स के लिए। वहाँ पे इवन ओलंपियंस भी प्रैक्टिस करते हैं, ओलंपियंस को हमने देखा है प्रैक्टिस करते हुए, कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। लाइक एग्जांपल मैरी कॉम वहीं प्रैक्टिस करती है, लवलीना वहीं प्रैक्टिस करती है, जेरेमी लालरंग वहीं प्रैक्टिस करते हैं। एक शॉर्ट पुटर है तेजिंदर सिंह, हाँ, जिनका एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है। और अब लवलीना जो अभी क्वालिफाई की है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, हाँ, तो वो सब प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे। और जो वो इक्विपमेंट यूज करते थे वो हमें सिखाए जाते थे वो यूज कैसे करने हैं। और अलग अलग, जैसे कि सिर्फ इक्विपमेंट्स ही नहीं, आपको जो बायोकेमिस्ट्री की जो चीजें होंगी, जैसे ब्लड सैंपल लेना, ये सब भी आपको सिखाएंगे कि ब्लड की रिपोर्ट आती तो कैसे देखनी है आपको, ब्लड की रिपोर्ट क्या क्या बढ़ा हुआ है, क्या क्या कम है, लैक्टिक एसिड कितना बढ़ा है उसका, लैक्टिक एसिड कितना कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो आप चेंज कर सकते हो। और बात आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अभी राजस्थान में इतनी सारी जॉब निकली हैं, हर गेम में अलग अलग जॉब निकली, गेम वाइज निकलती है। और बाकी एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो जैसे वो होती हैं NCPG होती है, और सेल है, और टाटा स्टील है, JSW है, इन प्राइवेट अकेडमीज को
में भी आप कोच लग सकते हो, एज अ कोच लग सकते हो, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों में लग सकते हो आप। ये अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एक बार इस फील्ड में एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए, अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो सर ये सब तो हमने बात कर लिया, जितना भी मतलब था प्रोसेस जो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सर के थ्रू आपको जानने को मिला। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सर, जिन्होंने हमारे पर टाइम देकर आपको बताना सर जरूरी समझा इस वीडियो में। अब हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा, जो भी आपका कोशिश करेंगे कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड करें या फिर कुछ भी अपडेट्स हो तो आगे वीडियो बनाकर, क्योंकि इससे पहले हम ये डिप्लोमा कोर्स को कवर नहीं करते थे। अभी ये हमारा पहला वीडियो होगा मोस्ट प्रोबेबली डिप्लोमा कोर्स पे, तो आने वाले टाइम में इस पे कवर करेंगे कुछ। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू थैंक यू सर। से पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हाँ। थैंक यू से पहले एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज है। हाँ, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अच्छी बात है, आप कुछ नहीं है मान लीजिए, आपको फिर भी कोच बनना है। हमारा ये मानना है, एनएस का ये मानना है कि कोच कोई भी बन सकता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। अगर आप एनएस से 6 वीक डिप्लोमा 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, नाइस पॉइंट। अगर आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे एनएस का फुल डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म भरने के लिए। आप फिर एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद आप एग्जाम क्लियर कीजिए, फिजिकल क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हो वहाँ से। मतलब एक प्रेफरेंस टाइप मिल जाता है, प्रेफरेंस मिल जाता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है आपके लिए। एक एलिजिबिलिटी है कि आप अगर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो आप एलिजिबल हो। सपोज आप किसी वजह से नहीं खेल पाए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, किसी वजह से नहीं खेल पाए आप जूनियर नेशनल, कोई रीजन है आप नहीं खेल पाए कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बट आपके पास एक फिर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, आप सीबीटी दीजिए, उसके बाद अपना जो भी इंटरव्यू है वो क्लियर कीजिए, एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन लगेगी, उसके बाद फिजिकल दीजिए, फिजिकल देने के बाद आप वेलकम टू एनएस। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन था। यही होता है जब कोई इंसान कोई चीज को करके आता है तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उस चीज का। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने बीच में रोका मुझे वीडियो बंद करने से पहले। तो ये था वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सर के लिए थैंक यू। सर का नाम है सुमित सर। सर अभी मास्टर डिग्री एमपीएड कर रहे हैं एलएनआईपी कॉलेज से। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू सो मच।